पल्स बता रही थी। पल्स में पहला पॉइंट होता है रेट। रेट के लिए पल्स का हमने बताया था, पल्स एग्जामिन कैसे करते हैं, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर के साथ। उसके बाद पहला पॉइंट है, देखते क्या है इंडेक्स के से रेट। रेट क्या होता है, चूँकि हमारा जो पीडियाट्रिक्स है उसमें एज क्राइटेरिया है, उस एज के बेसिस पे जो प्री टर्म होता है उसके लिए नॉर्मल पल्स होता है 120 to 160, 120 से 160। टर्म बेबी के लिए 100 to 140। 1 मंथ यानी न्यूनेट के बाद 1 ईयर यानी इसको इन्फेंट बोल सकते हैं। इन्फेंट में होता है 100 to 120। 1 ईयर to 5 ईयर यही हो जाता है 90 to 110। 5 to 10 ईयर हो जाता है 80 to 100। और मोर देन 10 ईयर या एडोलेसेंट या एडल्ट में 60 to 100। लेस देन 60 ब्रेडिकार्डिया, मोर देन 100 टैकीकार्डिया, ये एडल्ट एडोलेसेंट। इस डिफिनीशन के अंदर अगर इससे कम हो रहा है, ये रेंज है, इससे कम हो रहा है ब्रेडिकार्डिया, उससे ज़्यादा हो रहा है टैकीकार्डिया। दूसरा जो पल्स का पार्ट होता है रिदम, रेट हो गया। दूसरा पार्ट हो रिदम। रिदम जो होता है रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। तो रेगुलर रिदम जैसे एक के बाद दूसरी आ रही है नॉर्मल रिदम, 1 2 3 4 ऐसे नॉर्मल आ रही, तो रेगुलर। रेगुलर जो रिदम होता है वो साइनस एरिथमिया में मिल सकता है, साइनस एरिथमिया में हो सकता है। साइनस एरिथमिया का मतलब ब्रेडी और टैकी दोनों होता है। तो चाहे साइनस टैकीकार्डिया हो चाहे साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा, उसमें टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होगा, लेकिन रिदम मेंटेन रहता है, रिदम रेगुलर ही रहता है। जो दूसरा होता है इरेगुलर रिदम। इरेगुलर रिदम में भी रेगुलरली इरेगुलर, जैसे इरेगुलर रिदम है लेकिन रेगुलरली है, हर 2 बीट के बाद इरेगुलर रिदम आ रहा है, हर 2 बीट के बाद हर 2 बीट के बाद इरेगुलर रिदम आ रहा है। तो रेगुलरली इरेगुलर रिदम आपका एट्रियल फ्लटर में मिलता है। कहाँ मिलेगा? एट्रियल फ्लटर। इरेगुलरली इरेगुलर रिदम, जैसे मान लो 1 2 के बाद आए, दूसरा 4 के बाद आ रहा है, कभी 3 के बाद इरेगुलर रिदम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इरेगुलरली, कोई पैटर्न है। इरेगुलरली इरेगुलर रिदम मिलता है एट्रियल फिब्रिलेशन। जैसे वैसे इरेगुलरली इरेगुलर रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं? बाइटॉट्स ब्रीदिंग। क्योंकि इरेगुलरली इरेगुलर की बात आ रही है इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। इरेगुलरली इरेगुलर रेस्पायरेशन कहाँ मिलता है? बाइटॉट्स ब्रीदिंग में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट, रिदम का जो है, रिदम रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर जो है साइनस एरिथमिया, चाहे साइनस ब्रेडिकार्डिया हो साइनस टैकीकार्डिया हो। इरेगुलर जो रिदम होता है रेगुलरली हो सकता है, इरेगुलरली इरेगुलर हो सकता है, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन। तीसरा जो पॉइंट होता है वॉल्यूम का होता है, रेट रिदम वॉल्यूम पल्स का। जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इक्वल टू होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड। जो पल्स वॉल्यूम होता है उसके बेसिस पे ग्रेडिंग होती है, पल्स की ग्रेडिंग जो 0 से लेके 4 ग्रेडिंग होती है। ये बहुत ही कम बुक में दी हुई है, ठीक है। तो 4 ग्रेडिंग होता है। ग्रेड 0 कब बोलेंगे? अगर पल्स बिल्कुल अपसेंट है। ग्रेड 1 कब बोलेंगे? पल्स फेंट है या जस्ट पाल्पेबल है। अगर जस्ट पाल्पेबल है या फेंट पल्स है तो ग्रेड 1। ग्रेड 2 स्लाइट डिमनेस, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम है, स्लाइट डिमनेस नॉर्मल पल्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी की पल्स नॉर्मल आ रही तो ग्रेड 2। ग्रेड 4 जो होता है बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स यानी नॉर्मल से ज़्यादा है। तो ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग बेस्ड ऑन वॉल्यूम पे बेसिस है, और वॉल्यूम डिपेंड करता है पल्स प्रेशर। यानी इस फार्मूले से अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसका पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किससे डिपेंड करता है? कार्डियक आउटपुट। यानी किसी का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो उसका पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो मैंने बताया था वॉल्यूम, तीसरा पॉइंट वॉल्यूम बताया था। वॉल्यूम के बेसिस पे पल्स लो वॉल्यूम हो सकता है और हाई वॉल्यूम हो सकता है।
तो लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम पल्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे पल्स प्रेशर कम होगा लो वॉल्यूम पल्स होगा, जहाँ पे पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम देखते हैं शॉक। शॉक में चूंकि कार्डियक आउटपुट मैंने बताया था, कार्डियक दूसरे यूज में बताया था फार्मूले के साथ कि अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, अगर कम होगा तो पल्स कम हो जाएगी, पल्स वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो शॉक में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, इसलिए लो वॉल्यूम पल्स होती है। एओर्टिक स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि एओर्टा में स्टेनोसिस है, आगे ब्लड वॉल्यूम जा रहा है, कार्डियक आउटपुट कम जा रहा है। दूसरा मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल वाल में स्टेनोसिस है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं गया, आगे नहीं गया, कार्डियक आउटपुट कम हुआ और पल्स वॉल्यूम। या कार्डियक फेल्योर, कार्डियक का काम ही हार्ट का काम है कार्डियक आउटपुट जनरेट करना, हार्ट ही फेल हो रहा है तो जो उसका काम है कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो पूछा जाता है शॉक, कार्डियक फेल्योर या हार्ट फेल्योर, एओर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल, ये 4 कंडीशन है जहाँ पे लो वॉल्यूम पल्स। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, अगर आप एग्जाम्पल नहीं याद होगा तो उस फार्मूले से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट उससे रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन आता है हाई वॉल्यूम पल्स। हाई वॉल्यूम पल्स एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलता है, मिट्रल रिगर्जिटेशन में, दोनों का उल्टा कर लीजिए, यहाँ स्टेनोसिस था वहाँ रिगर्जिटेशन हो रहा है। एक कंडीशन और याद करें पीडीए, पैटर्न डक्टस आर्टरियोस, हाइपरटेंशन में भी हाई वॉल्यूम पल्स मिलता है, हाइपरटेंशन में भी मिलता है, क्या मिलता है, हाई वॉल्यूम पल्स मिलता है। एक कंडीशन होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी के 2 टाइप होते हैं, एक ड्राई बेरी बेरी, एक वेट बेरी। ड्राई बेरी बेरी में सीएनएस इन्वॉल्वमेंट मिलता है और वेट बेरी बेरी में आपका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट मिलता है, वहाँ पे हाई आउटपुट कार्डियक फेल्योर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वॉल्यूम पल्स मिलता है। एक कंडीशन होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, जहाँ पे थायराइड स्टार्ट होता है, थायराइड। और ध्यान दीजिएगा एक कंडीशन होता है सीवियर इनीमिया, सीवियर इनीमिया में भी आपका हाई वॉल्यूम पल्स। तो ये लास्ट के 3 कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। टोटल इसमें 7 कंडीशन है जहाँ पे हाई वॉल्यूम पल्स के एग्जाम्पल याद, और भी कंडीशन हो सकते हैं लेकिन ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हाई वॉल्यूम पल्स। एक क्वेरी बार बार आ रही है कि आप इन सब चीज़ों को क्या बिलीव कर सकते हैं, कहाँ से रेफरेंसेज कैसे कैसे क्या है, तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमने पल्स पढ़ाया है तो पल्स आपको इस वीडियो के बाद कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी मैटर कलेक्ट करता हूँ उसमें क्या क्या होते हैं, एक तो पीयूष गुप्ता क्लिनिकल बुक, दूसरा लक्ष्मण स्वामी क्लिनिकल बुक। अगर आपको बिलीव नहीं तो जाके इसमें से चेक कर सकते हैं, कोई पॉइंट किसी बुक से छूटेगा नहीं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बुक है स्कॉट पीडियाट्रिक्स, पूरा इंक्लूड करता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ। एक हेरिट लेन क्लिनिकल बुक होती है पीडियाट्रिक्स की, इसमें क्लिनिकल चीज़ें, ड्रग्स के बारे में सारी चीज़ें, इसको पल्स बीपी ये सारी चीज़ें जनरल एग्जाम से पूरा पॉइंट यहाँ से पूरा देखता हूँ। नेल्सन घई से भी पूरा देखता हूँ। उसके बाद 5 चीज़ें, 4 ईयर ऑफ माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, 4 ईयर 3 साल रेजिडेंसी का, 1 साल एसआरशिप का। अब ऑब्वियसली इनके कंपेरिजन में ये बहुत छोटी चीज़ है 4 ईयर ऑफ क्लिनिकल, लेकिन एक्चुअली मैंने 4 साल में काफ़ी गेन किया है। इस चीज़ को मैं एक शायरी के रूप में बताना चाहूँगा कि किसके हाथ में प्याला है, किसके हाथ में प्याला है, किसके मुंह में रोटी है। बहुत कुछ सीख लिया है क्लिनिकली मैंने सिर्फ 4 सालों में, बहुत कुछ क्लिनिकली सीख लिया है मैंने सिर्फ 4 सालों में, मेरी बस उम्र छोटी है। पल्स का जो चौथा पॉइंट था कैरेक्टर, कैरेक्टर में हम कैरेक्टर ने एक पॉइंट बताया था, कैरोटिड में देखते हैं कैरेक्टर, कैरोटिड में कैरेक्टर के बेसिस पे पल्स का क्लासिफिकेशन है। तो इस क्लासिफिकेशन या पल्स को हम ABCD से याद कर सकते हैं, ABCD, A B C D, A से 2, B से 2। पहला पल्स जो होता है एनाक्रोटिक पल्स, क्या बोलते हैं, एनाक्रोटिक, ये स्लो राइजिंग पल्स होता है। पल्स जो होगा स्लो राइज होगा, धीरे धीरे। ये किस में मिलता है, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टा में स्टेनोसिस है तो ब्लड धीरे धीरे जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लो राइजिंग पल्स, एओर्टिक स्टेनोसिस। ये टाइप ऑफ पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली PG स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, UG स्टूडेंट के लिए कैरेक्टर और एग्जाम्पल के साथ इसको याद करना है।
दूसरा होता है अल्टरनेंस या पल्सस अल्टरनेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्सस अल्टरनेंस। इसमें होता क्या, अल्टरनेट है क्या चीज़, एक स्ट्रॉन्ग पल्स आएगी, उसके बाद फॉलोड बाई एक वीक पल्स आएगी, फिर से एक स्ट्रॉन्ग पल्स आएगी, एक वीक पल्स आएगा। तो पल्सस अल्टरनेंस में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग पल्स फॉलोड बाई वीक पल्स। इसका एग्जांपल है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर एंड मायोकार्डाइटिस। किसी को मायोकार्डाइटिस हुआ है उसमें मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे, जैसे हमारे पास बहुत बच्चे स्कॉर्पियन बाइट के आते हैं उसमें मायोकार्डाइटिस होता है, तो उन बच्चों में पल्सस अल्टरनेंस मिलता है। तीसरा जो है बिस्फेरियंस पल्स, पल्सस बिस्फेरियंस या बिस्फेरियंस पल्स। इसमें क्या होता है, पहले यहाँ हमारे होता स्लो राइजिंग पल्स था, इसमें क्या होता है रैपिड राइजिंग सिंगल पल्स विथ 2 बीट इन ए सिस्टोल। एक ही सिस्टोल के अंदर पल्स इतनी तेजी से राइज हो रही होगी कि वो 2 बीट प्रोड्यूस करती थी। बीट 2 होगी, पल्स सिंगल होगा, सिस्टोल एक ही सिस्टोल में रैपिड इतना राइज होता है पल्स कि तो आपको 2 बीट फीड होता है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड क्या क्या ध्यान रखना है, 2 बीट, रैपिड राइजिंग, पल्स सिंगल होगा और सिंगल सिस्टोल। क्या इसका भी और पल्स में इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें वो बताएंगे। तो पल्सस बिस्फेरियंस मिलता कहाँ है, ये आपका इसका एग्जांपल है इडियोपैथिक हाइपरट्रॉफिक सब एओर्टिक स्टेनोसिस। जो एओर्टा है उससे थोड़ा सा नीचे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, काज नहीं मालूम होता, इसलिए हमको इसको इडियोपैथिक बोलते हैं। तो पल्सस बिस्फेरियंस या बिस्फेरियंस पल्स कहाँ मिलता है, इडियोपैथिक हाइपरट्रॉफिक सब एओर्टिक स्टेनोसिस। चौथा जो है ये भी बाइजेमानी, पल्सस बाइजेमानी। पल्सस बाइजेमानी जो डिजिटैलिस, जिसको डिजिटैलिस दिया जाता है, डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी में होता है। ये होता क्या है, पल्सस बाइजेमानी और पल्सस अल्टरनेंस में क्या डिफरेंस है ध्यान देते हैं। पल्सस अल्टरनेंस में क्या, स्ट्रॉन्ग पल्स फॉलोड बाय वीक पल्स, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग पल्स फॉलोड बाय वीक पल्स फॉलोड बाय कंपनसेटरी पॉज, यानी एक स्ट्रॉन्ग पल्स आई एक स्लो पल्स आई, उसके बीच में कंपनसेटरी पॉज, कुछ देर के लिए पल्स नहीं आएगी। ये पॉइंट एक्स्ट्रा है पल्सस अल्टरनेंस से, ध्यान दीजिएगा। पल्सस अल्टरनेंस में स्ट्रॉन्ग पल्स वीक पल्स, फिर से स्ट्रॉन्ग पल्स वीक, कंपनसेटरी पॉज नहीं होता। अगर कंपनसेटरी पॉज है तो पल्सस बाइजेमानी है, कंपनसेटरी पॉज नहीं है तो पल्सस अल्टरनेंस। ये मिलता कहाँ है, डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। जो कार्डियक पेशेंट होते हैं साइनोटिक्स, ये साइनोटिक्स जिसमें टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें डिजिटलाइट करते हैं पेशेंट को। अगर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो गई, नॉर्मल डोज में नहीं होता, अगर डिजिटलिस हम ज़्यादा डोज में दे दिए तो वहाँ पे मिलता है। तो एग्जाम्पल भी याद रखना है, कैरेक्टर भी याद रखना। पांचवा पल्स का टाइप होता है कोलेस्पिन या वाटर हैमर पल्स। इसका एग्जाम्पल याद रखना, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, आप बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ साथ 2 और एग्जाम्पल याद रखना है, मिट्रल रिगर्जिटेशन और पीडीए, पैटर्न डक्टस आर्टियोसस। तो कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स और कहाँ कहाँ मिलेगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अलावा मिट्रल रिगर्जिटेशन में मिलता है और पैटर्न डक्टस आर्टियोसस में मिलता है। इसको हम अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे पेशेंट पे। छठा जो होता है डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक में पल्स क्या होता है, डबल बीटिंग पल्स, डबल बीटिंग पल्स। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे जो बताया था कि रैपिड राइजिंग सिंगल पल्स विथ 2 बीट इन ए सिंगल सिस्टोल, यहाँ पे ध्यान दीजिए। डबल बीटिंग पल्स, ध्यान दीजिएगा, वहाँ सिंगल सिस्टोल में था, यहाँ एक सिस्टोल में होगा एक डायस्टोल में, एक जो होगा सिस्टोल में होगा तो एक डायस्टोल में, ये डिफरेंस है। तो कंफ्यूज नहीं कर, डाइक्रोटिक पल्स और पल्सस बिस्फेरियंस में ये डिफरेंस है। तो एकदम बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना। डाइक्रोटिक पल्स और पल्सस बिस्फेरियंस में कंफ्यूज नहीं करना। वहाँ सिंगल सिस्टोल में डबल बीटिंग था, यहाँ डबल बीटिंग है, एक सिस्टोल में है एक डायस्टोल में। और कोलेस्पिन पल्स का हमने एग्जाम्पल बता दिया, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके पूछते हैं कोलेस्पिन पल्स से वाटर हैमर पल्स देखते कैसे हैं। तो वही चीज़ सेम फंडा, पेशेंट से कंसर्न लेना है, राइट हैंड निकलना, उसको देखने का तरीका कैसे करते हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा पेशेंट को जो फील करना होगा रेडियल साइड पे, यहाँ पे ये ध्यान देना है। जो पेशेंट का रेडियल पल्स होगा वो हमारा जो पल्स ऑफ फिंगर
या हेड ऑफ मेटाकार्पल पे होगा। इस तरह से पकड़ेंगे हम, इस तरह से। अब उसको दूसरे हाथ से हम इसको यहाँ भी पकड़ सकते हैं या हम यहाँ भी पकड़ सकते हैं। कहीं कहीं देखेंगे आपको यहाँ पकड़ के दिखाते हैं, कहीं कहीं यहाँ पकड़ के। इस लेवल पे है, उसको शोल्डर के ऊपर रैपिड ले जाना है। तो होगा क्या, जो यहाँ पल्स आ रही होगी, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो एकाएक, क्योंकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, वाल तो खुला हुआ है, रिगर्जिटेट करा तो सारा ब्लड जो यहाँ था ग्रेविटी के कारण सब ब्लड के अंदर चला गया, हार्ट के अंदर चला गया। तो यहाँ पे ब्लड बचा नहीं, तो एकाएक जो बाउंडिंग अच्छी खासी पल्स है, एकदम पल्स कोलैप्स हो गई। तो इसीलिए कोलैप्सिंग पल्स बोलते हैं। वाटर हैमर क्यों? क्योंकि जब यहाँ नीचे था, ग्रेविटी के कारण उसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, तो ब्लड ज़्यादा आता है उसमें। तो क्या करता है, ज़्यादा आएगा तो यहाँ तो वाटर हैमर बहुत तेज़ी के साथ, जैसे कोई वाटर से हैमर बहुत तेज़ी के साथ मार रहा होगा उस तरह से। और जैसे आपको उस तरह से होकर के शोल्डर के ऊपर है, तैसे फ्लैप्स गायब हो जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर। कोलैप्सिंग जो ऊपर रहता है कोलैप्स करता है, जब नीचे रहता है बिलो ग्रेविटी तो वाटर हैमर की तरह मारता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें। तरीका डिमॉन्स्ट्रेट, ये यहाँ से फील करते हैं, ये पकड़ने का तरीका है। आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हो, यहाँ पे आप उसको सडन शोल्डर के ऊपर ले जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वाइटल का मैंने सिर्फ और सिर्फ पल्स डिस्कस किया है। पल्स आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, मैंने बताया जो रेफरेंस, इसको पीयूष गुप्ता, लक्ष्मण स्वामी, स्कॉट पीटरसन, हेरिट लैंड, नेल्सन, मैंने हर जगह से कोई बुक छोड़ा नहीं है। पूरा उसको मैंने पूरा नोट्स बनाया है सारी जगह के, उसके बाद बताया है। और इसके बाद में ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगा, करीब 30-35 मिनट का होगा। आपको ब्लड प्रेशर में कहीं नहीं देखना होगा। इवन मैं गाइडन, गैनांग सबको पढ़ने के बाद कुंदू भी पढ़ूंगा और हचिनसन भी, सारी चीज़, ये सारी चीज़ें हो, हर जगह का सारी बुक जहाँ जहाँ पे ब्लड प्रेशर दिया होगा, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीडियो को पेशेंस के साथ करीब 30 मिनट का हो जाएगा। पल्स, जैसे पल्स हमारा करीब 30 मिनट का हो गया होगा, वैसे ब्लड प्रेशर भी। तो वाइटल में जो बड़े वो हैं पल्स और बीपी हैं, उसके बाद SpO2, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर थोड़ा बड़ा होगा। टेम्परेचर को अच्छे से, पैथोफिजियोलॉजी सब अच्छे से, टेम्परेचर बहुत क्वेश्चन टाइप ऑफ पूछा जाता है, टेम्परेचर बहुत, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी रेट और SpO2 बहुत बड़ा नहीं होगा। उन तीनों को ब्लड प्रेशर पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद दो रिमेनिंग 3 होंगे। तो वाइटल साइन के 3 वीडियो होंगे। जनरल एग्जामिनेशन हम बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन हम CNS अलग डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ अलग अलग करेंगे। लेकिन जनरल एग्जामिनेशन इतने अच्छे से आपको, आप कहीं भी ढूंढ डालेंगे, कहीं भी ढूंढ डालेंगे, आपको दावा है इससे अच्छा नहीं मिलेगा। इतना मैटर PG और UG हर किसी के लिए इनफ है। UG वाले अगर थोड़ा सा कम भी इसका 50% भी तैयार कर ले, उनके लिए मोर देन इनफ है। PG वाले को अच्छे से करा, इससे बाहर वाइटल से या जनरल एग्जामिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। बिलीव करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, जितने ज़्यादा चैनल बढ़ेगा, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।